प्यारे बच्चों, कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान में हम वायरस के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वायरस की आकृति एवं आकार और उसकी संरचना के बारे में। देखिए, वायरस अति सूक्ष्म महीन कण हैं और इतने अधिक सूक्ष्म हैं कि उन्हें देखने के लिए एक उच्च कोटि के सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अगर हम वायरसों की एक सामान्य रचना की बात करें कि उनकी एक सामान्य लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है, तो वह 15 से 210 म्यूएम तक सामान्य वायरस यहाँ तक के पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा वायरस चेचक का होता है, जिसकी आकृति 350 म्यूएम तक होती है। और सबसे छोटा वायरस खुरपका मुंहपका रोग का होता है, जो 20 नैनोमीटर का होता है। अब हम इसके अगर आकार की बात करें, शेप की, तो कुछ वायरस छड़नुमा भी हो सकते हैं, रॉड शेप्ड। कुछ वायरस ईंट के जैसे होते हैं, जैसे रेबीज का वायरस ईंट के जैसा होता है। इसके अलावा कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो गोलाकार या अंडाकार स्फेरिकल होते हैं। कुछ वायरस कामा के भी आकार के होते हैं, सर्पिलाकार भी होते हैं। इस प्रकार से वायरसों के आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। HIV का वायरस खूंटीदार होता है, गोल और खूंटीदार, किनारे किनारे पर खूंटियाँ निकली होती हैं। इस प्रकार का वायरस होता है HIV का। तो आकार वायरसों के अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो इसमें आपको PDF में उनके आकार कैसे कैसे हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। अब हम पढ़ेंगे विषाणु की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। यानी वायरस की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका। देखिए, कोई भी वायरस, डार्लिंगटन ने 1944 में वायरस की संरचना का अध्ययन किया तो उसने पाया कि वायरस सिर्फ 2 ही पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन, जिसे हम न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। इस संसार के सभी वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब इसमें न्यूक्लिक अम्ल होता है और प्लस प्रोटीन होता है। इन्हीं दोनों पदार्थों से मिलकर के वायरस बने होते हैं। वायरस के एक कण को, यानी सिंगल अगर मॉलिक्यूल्स है वायरस का, एक अणु है वायरस का, क्योंकि यह विषाणु है, आप जानते हैं, यह विष के अणु है, तो एक कण को, वायरस के सिंगल यानी एक कण को विरियन कहते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, अगर वायरस का सिंगल स्ट्रक्चर विरियन कहलाता है और एक विरियन यानी एक वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन अर्थात न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन का वायरसों के ऊपर आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में, न्यूक्लिक अम्ल के 2 विभेद होते हैं, आप लोग जानते हैं। न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवों में पाए जाने वाला मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है, जिसके 2 प्रभेद होते हैं, एक DNA और एक RNA। हम लोगों में, सभी यूकैरियोट्स कोशिकाओं में और सभी कोशिकाओं में DNA और RNA दोनों न्यूक्लिक अम्ल के रूप में उपस्थित होते हैं। लेकिन क्या वायरसों में भी DNA और RNA दोनों उपस्थित होते हैं? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। वायरसों में केवल एक उपस्थित होगा, या तो DNA उपस्थित होगा या तो RNA उपस्थित होगा। DNA और RNA दोनों में से एक ही उपस्थित होगा, कभी भी दोनों उपस्थित नहीं होंगे। इनमें न्यूक्लिक अम्ल का एक ही रूप पाया जाता है, एक ही होता है और वही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, जिससे विषाणुओं के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं।
अब ध्यान दीजिएगा वो कैसे सिस्टम है। जैसे एक वायरस है, इसके बाहर का जो आवरण आप देख रहे हैं यह कैप्सिड है। किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। और यही मोटा आवरण जो होता है प्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड, यही विषाणुओं की सुरक्षा करता है। विषाणु में अगर यही हटा दिया जाए तो विषाणुओं को नष्ट करना आसान हो जाता है। यानी इनका, विषाणुओं का यही कैप्सिड जो प्रोटीन का बना होता है, यह सुरक्षात्मक आवरण होता है। अब इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल होता है। वह न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। कभी भी न्यूक्लिक अम्ल के दोनों रूप डीएनए और आरएनए एक साथ विषाणुओं में उपस्थित नहीं होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल तो होता है, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल के दो भाग होते हैं, डीएनए और आरएनए। लेकिन कभी भी डीएनए उपस्थित होता है तो आरएनए नहीं, आरएनए उपस्थित होता है तो डीएनए नहीं। कभी भी डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ किसी भी वायरस में उपस्थित नहीं होते हैं। जबकि हम लोगों की कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं। अब हम उसकी चर्चा करेंगे कि किस में डीएनए होता है, किस में आरएनए होता है। देखिए, पहले इसको आप देख लीजिए। वायरसों की संरचना एकदम से सरल है। एक प्रोटीन का बना हुआ आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, और अंदर होता है न्यूक्लिक अम्ल। वह न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए हो सकता है अथवा आरएनए हो सकता है। यह विषाणुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह वायरस कैसा है। अब देखिए आगे, वायरसों के प्रकार यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ वायरस, वायरसों का वर्गीकरण, विषाणुओं का वर्गीकरण। विषाणु तीन प्रकार के होते हैं। एक यहाँ हम लिख देते हैं आपके जानकारी के लिए, उसी आधार पे वर्गीकरण किया गया है। एक जंतु वायरस, दूसरा पादप वायरस, तीसरा बैक्टीरियोफेज। मतलब इसे हिंदी में जीवाणु भोजी कहते हैं। यह तीन प्रकार के वायरस होते हैं। इन तीनों प्रकार के वायरसों को तीन समूहों में बांट दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा, जंतु वायरस केवल जंतुओं के ऊपर, जंतु कोशिकाओं के ऊपर हमला करते हैं। पादप वायरस केवल पादप कोशिकाओं को ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जंतु कोशिकाओं के ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। और जंतु वायरस का पादप कोशिकाओं के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। इस बात में ये बड़े ईमानदार होते हैं। देखिएगा, जंतु वायरस केवल जंतु कोशिकाओं को ही इफेक्टिव करते हैं, प्रभावित करते हैं, लेकिन पादप कोशिकाओं को बोलते तक नहीं। और पादप वायरस जो होते हैं वो केवल जंतु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, पादप कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, जंतु कोशिकाओं से उनका कोई मतलब नहीं होता। एक तीसरा है जीवाणु भोजी। ये ऐसे वायरस हैं, ना तो जंतु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, ना तो पादप कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, यह केवल जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जंतु वायरस केवल जंतु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, पादप वायरस केवल पौधों की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, और बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी नाम से ही स्पष्ट है, यह जीवाणुओं की कोशिकाओं को संपर्क करते हैं। जो बैक्टीरिया की कोशिकाएं होती हैं उनको संक्रमित करते हैं, उनको इफेक्टिव करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं। इसी आधार पे विषाणुओं को तीन भागों में वर्गीकृत भी किया गया। नंबर 1 जियोफाइगिनी, नंबर 2 फाइटोफाइगिनी,
और नंबर 3 खलिफैगनी। ये 3 ग्रुप में विभाजित किया गया है विषाणुओं को। जियोफैगनी में जंतु विषाणुओं को रखा गया है, यानी इसमें जंतु वायरस को रखा है। ये केवल जंतु कोशिकाओं को ही संक्रमित करेंगे और जंतु में चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य जंतु हो, गाय भैंस घोड़ा कुत्ता बंदर हाथी, उन सभी में संक्रमित करके और उनमें रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये पादप वायरसों पर कोई प्रभाव नहीं डालते। अब देखिए फाइटोफैगनी में पादप वायरस को रखा गया, यानी ये वायरस केवल और केवल पौधों को संक्रमित करते हैं, पौधों की कोशिकाओं को, पौधों की सेल जो होगी, कोशिका होगी, उसी से संक्रमित करेंगे। क्योंकि हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एक सेल है जो जीवित कोशिका है, यानी लिविंग सेल है, और ये रहा वायरस। वायरस जब तक इससे दूर है तब तक कोई क्रिया नहीं करेगा, निष्क्रिय रहेगा, परंतु जब यह जीवित कोशिका के संपर्क में आएगा तुरंत सजीव हो जाएगा और सजीवों जैसा लक्षण प्रकट करने लगेगा, क्योंकि यह जीवित कोशिका के भीतर चला जाता है और जीवित कोशिका के डीएनए से जा करके यह जुड़ जाता है। ठीक है, तो पादप वायरस केवल पादप कोशिकाओं से जाकर के जुड़ेंगे, वह जंतु कोशिकाओं से नहीं जुड़ सकते, और जंतु वायरस केवल जंतुओं की कोशिकाओं में जाकर के घुसेंगे, पादप की कोशिकाओं में नहीं जा सकते। अब तीसरा देखिए फैगनी। फैगनी केवल जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जीवाणु कोशिका को ये संक्रमित करते हैं और किसी को ही संक्रमित नहीं कर सकते। यानी जो बैक्टीरियल सेल है, जीवाणु कोशिका है, उसमें ये इफेक्ट डालते हैं, उसको ये इन्फेक्टेड करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे ध्यान से थोड़ा। अब हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न होगी कि जंतु विषाणु है कि पादप विषाणु है कि जीवाणु भोजी है, इस बात का हम पता कैसे लगाएंगे, यानी इस बात में हम अंतर कैसे जान पाएंगे और इस बारे में हम इनका कैसे अलग अलग कर पाएंगे। यह हमारे पास क्या सिस्टम है कि हम पहचान सकें, उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकें कि यह जंतु वायरस है कि यह पादप वायरस है कि यह जीवाणु भोजी है। क्योंकि शुरू में ही कहा गया है सभी वायरस केवल और केवल न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं, यानी न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं, इसके अलावा वह किसी और से नहीं बने होते हैं। तो न्यूक्लियो प्रोटीन से जंतु वायरस भी बना है, पादप भी बना है, जीवाणु कोशिका भी बना है, यानी न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से। तो हम कैसे अंतर स्पष्ट कर पाएंगे, कैसे पहचान कर पाएंगे। लेकिन इसके बारे में देखिए, हमने आपसे कहा था अभी अभी कि जीवाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल के 2 भाग होते हैं, डीएनए और आरएनए। दोनों में से एक ही केवल उपस्थित होगा, या तो डीएनए उपस्थित होगा या तो आरएनए उपस्थित होगा, दोनों एक साथ नहीं उपस्थित होंगे। तो यहाँ देखिएगा जंतु वायरसों में खाली डीएनए उपस्थित होता है, यानी न्यूक्लिक अम्ल के रूप में सिर्फ और सिर्फ डीएनए उपस्थित होता है। और पादप वायरसों में क्या होता है कि न्यूक्लिक अम्ल के रूप में सिर्फ और सिर्फ केवल आरएनए उपस्थित होता है, यानी केवल आरएनए पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता पादप वायरसों में। अगर आपको वायरस मिला और उसका अध्ययन कर रहे हैं आप, उसमें देखेंगे अगर न्यूक्लिक अम्ल केवल आरएनए है तो आप समझ जाइएगा ये तुरंत पादप वायरस है। अगर आपके पास वायरस आपको अध्ययन करने को मिला और उसमें आपने देखा कि न्यूक्लिक अम्ल के रूप में केवल डीएनए है तो आप समझ जाइएगा कि जंतु वायरस है। अब हम तीसरा देखेंगे फैगनी। फैगनी में क्या होता है? अब आप कहेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल के 2 ही रूप होते हैं, एक डीएनए एक आरएनए। एक में डीएनए हो गया, दूसरे में आरएनए हो गया। अब तीसरा तो कोई है नहीं कि इस आधार पर हम इसको भी अलग करें कि इसमें पाया जाता है। अब उसके बारे में सुनिए,
इसमें भी डीएनए पाया जाता है। यानी फैगनी में भी डीएनए पाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि जंतु वायरस में भी डीएनए है, फैगनी में भी डीएनए है, यानी जीवाणु कोशिका में भी डीएनए है। जीवाणु कोशिका मतलब बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज में भी डीएनए है। अब क्या होगा, अब कैसे अलग कर पाएंगे? उसमें भी डीएनए निकल गया, उसमें भी डीएनए निकल गया, अलग कैसे होंगे? इसके बारे में सुनिए। जंतु वायरसों में जो डीएनए होता है वह सिंगल होता है, सिंगल, जैसे हिंदी में एकहरा कहते हैं, ठीक है। और जो बैक्टीरियोफेज वाला डीएनए होता है वह डबल होता है, वह डबल होता है, जिसे दोहरा कहते हैं। अब डीएनए की संरचना आपने पढ़ी है, 9th क्लास में भी पढ़ी है, 10 में भी पढ़ी होगी। देखिए डीएनए ऐसे होता है, कुंडलित सर्पाकार, ऐसे। इसमें दो होते हैं, एक ए और एक ए, दिख रहा ना आपको? एक ए वाला हिस्सा, एक ए वाला हिस्सा, देखिए, और एक ए वाला हिस्सा, इसी को डीएनए कहते हैं, ठीक है। हम लोगों में डीएनए इसी प्रकार का पाया जाता है और सभी जीव जंतुओं में डीएनए इसी प्रकार का पाया जाता है। लेकिन वायरसों में डीएनए, जब हम बात करेंगे जंतु वायरसों में, तो सिंगल होता है, यानी एक ही खाली होता है, एक ही, ऐसे ऐसे एक ही होता है, ऐसे डबल नहीं होता। ये वाला डीएनए किस में होता है? जंतु वायरसों में होता है। अब आप पहचान ले जाएंगे, जंतु वायरसों में डीएनए होता है लेकिन सिंगल होता है। लेकिन अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज में, जीवाणु भोजियों में अगर हम बात करें, तो जीवाणु भोजियों में ऐसे डबल वाला होता है, हम लोगों की तरह। इसे हम अब आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन जीवाणु भोजी है यानी बैक्टीरियोफेज है, कौन पादप वायरस है और कौन जंतु वायरस है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे जीवाणुओं से होने वाले प्रमुख है रोग। देखिए जीवाणु ने, सॉरी वायरस से, वायरस डिसीज जो हैं वह जंतुओं की भी होती हैं और पौधों को भी होती हैं, क्योंकि वायरस जंतुओं को भी संक्रमित करते हैं, पौधों को भी संक्रमित करते हैं। जो एनिमल वायरस होते हैं वह जंतुओं में अनेक रोग फैलाते हैं, जैसे मनुष्य में ही अनेक रोग फैलाते हैं, जैसे डिप्थीरिया है, खसरा है, चेचक है, एड्स है। इसके अलावा जो अभी हाल ही में वर्तमान समय में चल रहा है कोविड-19 वायरस के कारण कोरोना है, यह भी वायरस से ही होने वाला एक प्रमुख रोग है। अब इसके बारे में अगले वीडियो में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आपको शार्टली समझा देते हैं कि अब प्लांट में जो वायरस होते हैं वो प्लांट में रोग उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं। उसमें जैसे गेहूं का काला कीट रोग, और इसमें वायरस से आलू का कैंसर रोग, कर्कट रोग जिसे कहते हैं, ये बहुत सारे रोग हैं। इसके अलावा जो आपके सिलेबस में पढ़ने हैं वह है एड्स के बारे में, मनुष्य से होने वाला रोग पढ़ना है।
थोड़ा सा हम चर्चा बैक्टीरियोफेज के बारे में भी कर लेते हैं कि इसका क्या काम है, ये किसको रोग फैलाता है, किसको नहीं फैलाता है, यानी जीवाणु भोजियों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में बात कर लें कि ये रोग फैलाता कि नहीं फैलाता। देखिए, ये रोग नहीं फैलाता, जीवाणु भोजी कोई भी रोग नहीं फैलाते हैं। ये किस लिए नहीं फैलाते हैं, ना तो ये जीवाणुओं के ऊपर, ना ये केवल जीवाणुओं के ऊपर संक्रमण करते हैं, ना तो ये जंतुओं के ऊपर संक्रमण करते हैं, ना तो पौधों के ऊपर संक्रमण करते हैं। ये केवल जीवाणुओं के ऊपर संक्रमण करते हैं, बल्कि ये कुछ न कुछ दशा से हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, क्योंकि बैक्टीरियोफेज का एक प्रमुख उपयोग है कि हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करना। इसीलिए आजकल इसका प्रयोग नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी को साफ करने में किया जा रहा है। गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज डाला जा रहा है, जिससे बैक्टीरियोफेज गंगा नदी में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और जिससे जल काफ़ी हद तक शुद्ध किया जा सकता है। और इसमें बैक्टीरियोफेज में आप जानते ही हैं, इसे जीवाणुओं का भक्षण करने वाला इसे कहा गया है, मतलब ये जीवाणुओं का भक्षण करेगा। उसके बाद दूसरा इसका लाभ है सबसे प्रमुख कि बैक्टीरियोफेज का प्रयोग वेक्टर के रूप में भी करते हैं। वेक्टर क्या होता है, वाहक, वेक्टर के रूप में किया जाता है। देखिए, बैक्टीरियोफेज को किसी भी कोशिका में आसानी से प्रवेश कराया जा सकता है, जीवाणु कोशिका में। इसीलिए उस जीवाणु कोशिका में अगर किसी गुण को प्रवेश कराना है तो बैक्टीरियोफेज उसमें वेक्टर यानी माध्यम के रूप से कार्य करता है। आगे के अगले वीडियो में हम बैक्टीरियोफेज का डायग्राम सहित अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन कर दीजिएगा।